जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं। इससे पहले आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आप लोग का कमेंट और इतना प्यार जो कमेंट के माध्यम से और फ़ोन कॉल के माध्यम से आता है, इसके पहले सभी व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद और साधुवाद। बहुत खुशी होता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। अच्छा है कि आप प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कॉल आप लोग करते हैं, बहुत खुशी होता है। और सबसे पहले एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, इतना कॉल आने लगता है। आप ही सभी जितने भी भावी शिक्षक हैं, उन्हीं सब का जो हमारे भाई बहन हैं, तो माफ़ी इसलिए मांगते हैं कि कभी कभी होता है कि इतना कॉल आता है तो बिजी रहते हैं, तो उन्हीं में से किसी अभ्यर्थी से बात करते रहते हैं। तो आप सोचते होंगे और गुस्सा भी आता होगा कि सर कॉल नहीं उठाते हैं। जैसे अभी भी कॉल आ रहा था एक दो का, तुम काट देते हैं। तो जैसे ही काट दिए तो समझ जाइए, लेकिन आपसे प्रॉमिस करते हैं किसी का कॉल मिस नहीं होगा। अगर मिस कॉल भी आया तो हम कॉल बैक करेंगे, ठीक है। तो आप बिंदास रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। अब चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए आज का टॉपिक क्या है। मैंने क्या लिखा है, 7वां चरण शिक्षक नियोजन जो 2022 में होगा, उसका प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, या नियोजन होता है क्या, नियोजन है क्या, इन सभी का जो आज सवाल का जवाब है वो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि कमेंट में एक ही प्रश्न बार बार जो हमेशा पूछा जाए, तो उसका आज हम सवाल और जो भी तलब होगा हम बताएंगे, ठीक है। कि आपका एज क्या है, इसका योग्यता क्या है, और अदर स्टेट वाले को आरक्षण मिलेगा कि नहीं, मूल निवासी का या डोमिसाइल का फंडा क्या है, सभी चीज़ हम बताएंगे। इसमें क्या क्या दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और इतना ही नहीं, इसका मेरिट कैसे बनता है कि 1 to 5 वाले अभ्यर्थी हैं तो उसका मेरिट कैसे बनेगा, 6 to 8 वाले का कैसे बनेगा, सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में देंगे। और वीडियो हो सकता है लंबा हो, इसीलिए प्लीज़ आपसे निवेदन ही नहीं बल्कि विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब इसमें आपको दिखाते हैं काउंसलिंग कैसे होगा, यानी इस जो चयन प्रक्रिया होता है, यानी इसका जो नियोजन होता है, इस नियोजन का इसका सिस्टम क्या है, काउंसलिंग कैसे होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये सब बताएंगे। उसके बाद नियुक्ति पत्र कितने दिनों में आती है, नियुक्ति पत्र मिलता है तो उसके बाद का प्रक्रिया क्या है, आपको विद्यालय आवंटन कैसे होता है, यानी नियोजन होता है कैसे, वो हम बताएंगे, ठीक है। 6ठा चरण के आधार पे हम बताएंगे 7वां चरण का, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जितने भी आम अभ्यर्थी हैं जो बिहार शिक्षक बहाली यानी जो प्राथमिक का आने वाला है 7वां चरण, जो अभी तक ये जान लीजिए पहले 6ठा चरण खत्म हो गया है, कुछ जगह पे नियोजन इकाई में बाकी है, तो उसका जुलाई के लास्ट तक खत्म हो जाएगा। और आपकी जो विज्ञप्ति है वो जुलाई के लास्ट या अनुमानित कहे तो अगस्त में आने की संभावना 110% है। क्यों? चूँकि देखिए इसी चक्कर में क्या हुआ कि बीटेट भी नहीं आ रहा है। बीटेट नहीं होगा ना, अब होगा लेकिन 7वें चरण के बाद होगा। और दूसरा, शिक्षक का तबादला भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बहाली होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, कोई मन में संशय नहीं रखे आप लोग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। जो अभ्यर्थी हैं पहले तो वो जान लीजिए, वही अभ्यर्थी यहाँ एलिजिबल है। सबसे पहले जो यहाँ बिहार का मूल निवासी है, क्या है, मूल निवासी, यानी जो बिहार के हैं उसी वही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एज यानी उम्र, इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं, उसका न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए और अधिक से अधिक क्या होगा, उस टॉपिक पर चलते हैं। तो जान लीजिए आप सबसे पहले जो 1 to 5 में हम बता रहे हैं, 1 to 5 में जो शिक्षक बनेंगे उसका जो न्यूनतम जो उम्र होगा, न्यूनतम यहाँ लिख देते हैं, न्यूनतम जो होगा वो होगा 18 साल, ठीक है। किसके लिए, 1 से 5वीं तक का जो मूल कोटि का शिक्षक बनेंगे तो मिनिमम यानी न्यूनतम उम्र कितना चाहिए उसके लिए, 18 साल। और जो 6 से 8वीं तक का शिक्षक बनेंगे यानी स्नातक कोटि का शिक्षक, तो उसके लिए 21 साल चाहिए, 21 ईयर्स चाहिए न्यूनतम, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये तो हो गया न्यूनतम उम्र। अगर 18 से कम है तो 1 से 5 का शिक्षक नहीं बन सकते हैं, और 21 से कम है तो आप 6 से 8वीं तक का शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपका उम्र कितना हो गया है। अब चलते हैं कि ये तो हो गया न्यूनतम इतना होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। दोनों के लिए अधिकतम उम्र सरकार कितना छूट देती है, यानी जो बिहार सरकार है, यानी अधिक से अधिक उम्र वाले को, कोई बोलता है वीडियो में यूट्यूब पर, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कि 55 साल का भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है। बताइए,
58 साल का भी अभ्यर्थी अधिक से अधिक उम्र पर जाके फॉर्म भरेगा, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। छठा चरण में क्या हुआ था, 1 से लेके 5वीं तक यानी दोनों और 6 to 8 दोनों के लिए एक उम्र निर्धारित किया गया था। आपको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए बोल रहे हैं। मेरे पास एक नोट्स है, आपको हम बता देते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए। आप देखिए, सामान्य जो युवा कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अंडर रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड जो आते हैं सामान्य कोटि का, यानी सामान्य यानी कि युवा से जो आएंगे तो उसके लिए युवा में जो पुरुष है, सामान्य पुरुष, उसका जो अधिक से अधिक अधिकतम उम्र जो छठा चरण में लिया गया था वो था 37 वर्ष। 37 वर्ष, समझ गए? ये सामान्य कोटि के लिए, पुरुष के लिए। अब सामान्य कोटि में जो महिला है उसके लिए कितना है वो भी हम बता देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनरिजर्व्ड में ही यानी जनरल में महिला के लिए आपको दिया था, आप देखिए 7वें चरण में कितना देता है, लेकिन ये छठा चरण में ये एलिजिबल था इतना तक। 7वां चरण में जो भी आएगा नियमावली में वो आपको हम जुलाई में बताएंगे, तब तक ये जान लीजिए। 40 साल तक, यानी जो महिला, एक महिला कमेंट की थी कि सर हम 43 साल की हो गए और हम जनरल में आते हैं तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो नहीं, चूँकि आप 43 साल की हो गई है, जो 40 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो मैंने बोला था आप ही के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, एज का। तो ये हो गया 40 वर्ष, ठीक है। अब चलते हैं किसके लिए, पिछड़ा, जो पिछड़ा जाति में आते हैं, पिछड़ा जाति में आते हैं, ठीक है, वो भी क्या, पुरुष के लिए। पिछड़ा जाति में पुरुष के लिए क्या है, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उसका अधिक से अधिक जो, इसमें क्या है एक चीज़ बता देते हैं, हम कॉमन लिख देते हैं। पिछड़ा जाति में पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए, दोनों के लिए, पुरुष या महिला के लिए हो गया। पिछड़ा जाति में आपके लिए हो जाएगा 40 वर्ष मैक्सिमम, अधिक से अधिक कॉमन बता दिए, ठीक है। पिछड़ा जाति में पुरुष। अब मान लीजिए कोई अति पिछड़ा में, ईबीसी में है, अति पिछड़ा में है तो कंबाइंड पुरुष हो या महिला हो, महिला के लिए अति पिछड़ा में रखा गया आपको 40 वर्ष, इसमें भी 40, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, छठा चरण के आधार पर बता रहे हैं। और कोई मान लीजिए 80 से है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति 80 वाले, किसके लिए, पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए, उसके लिए रखा गया है 42 साल अधिकतम। ये कोई नहीं बताएगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा। और जो एसटी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति, किसके लिए, वही पुरुष और महिला के लिए, इसमें रखा गया आपको 42 साल, समझ गए। न्यूनतम हो गया 1 से 5वीं के लिए 18 साल और 6 to 8 में न्यूनतम उम्र 21 साल, लेकिन अधिकतम दोनों के लिए, दोनों कंबाइंड है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा, वीडियो वहाँ पे पॉज यानी रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको इसी में बता दे, ये हो गया एज का, जो एज का क्राइटेरिया होता है कि उम्र अभ्यर्थी का क्या होना चाहिए, तो वो आपको न्यूनतम और मैक्सिमम बता चुके हैं। तो इस नियोजन में जो है इतना होना चाहिए, अभी तक नोट कर लिए। अब चलते हैं इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता मतलब आपके पास कौन सा, आप कब योग्य हैं। योग्यता में बहुत सारा बात आता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट में तो हो गया जो बताना है। इसकी योग्यता है, मान लीजिए आप यहाँ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, योग्यता के लिए आपकी योग्यता क्या है, तब आप अभ्यर्थी बनेंगे। 7वां चरण में आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए 1 to 5 के लिए जाते हैं, 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 से 5वीं तक, जिसको हम बोलते हैं, ये भी जानिए आप, 1 से 5वीं तक के शिक्षक को बोलते हैं मूल कोटि शिक्षक, मूल कोटि। तो इसके लिए आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, एज वाला तो होगा ही, 1 से 5वीं में उम्र कितना चाहिए आपको पता है ना। इसकी जो योग्यता है 1 से 5वीं में, तो एज वाला तो बताए हैं मिनिमम 18 साल। अब मैक्सिमम जो बोले हैं, मैक्सिमम अधिक से अधिक, तो अलग अलग जो कैटेगरी के हैं उसका अलग अलग होगा, ठीक है। एज के लिए हो गया। अब बताते हैं क्वालिफ़िकेशन में, क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। तो 1 से 5वीं तक का शिक्षक बनने के लिए आपको मैट्रिक होना चाहिए, और इतना ही नहीं, इंटर होना चाहिए,
और जान लीजिए इंटर में आपका 50% से 45 से 50, यहाँ लिख देते, इसका मतलब समझ जाइएगा 45 से 50%, यानी OBC SC ST उसके लिए 45% से कम इंटर में नहीं होना चाहिए, और जो जनरल कैटेगरी से है उसको 50% से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और मैट्रिक में तो चलेगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ में प्रशिक्षण चाहिए। प्रशिक्षण कैसा, या तो आप DLED किए हो या B.Ed किए हो, इतना चीज़ आप किए हैं, और साथ में CTET पास हो, CTET या BTET बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा ये पास है, तब आप योग्य हैं 1 से 5वीं तक का यानी मूल कोटि का शिक्षक बनने के लिए। समझ में आ गया होगा, अब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए क्या कैटेगरी है, जब इसी योग्यता को बता गए 6 to 8 जिसको बोलते हैं स्नातक कोटि का शिक्षक, स्नातक कोटि का शिक्षक बोलते हैं। इसके लिए जो योग्यता है, पहले तो ये जान लीजिए उम्र, एज के लिए क्या होगा, एज के लिए 6 to 8 के लिए मिनिमम चाहिए 21 साल, मिनिमम चाहिए 21 साल, ठीक है। ये हमारे एक्चुअली सर थे जो ये भी अभी टीचर में मतलब पिछले साल ही बहाली हुए थे, तो आए हुए हैं, ठीक है। उन्हीं का वीडियो में आप फोटो दिखा होगा। खैर एनीवे चलिए, तो 6 to 8 के लिए जो योग्यता है जिसको स्नातक कोटि का शिक्षक बोलते हैं, ये भी जानिए, जानना जरूरी है आपके लिए। आप शिक्षक बनने वाले हैं तो ये जानिए 6 to 8 के शिक्षक को क्या नाम दिया गया है, स्नातक कोटि कहिए या प्रखंड शिक्षक कहिए। तो इसके लिए जो उम्र, जो एज का जो योग्यता है उम्र का, वो 21 साल मिनिमम, न्यूनतम उम्र 6 to 8 के इतना होना चाहिए। और मैक्सिमम के लिए जो जितने अलग अलग कैटेगरी है, जनरल, OBC EBC SC ST BC2, उसके लिए अधिकतम उम्र अलग अलग है, जो मैंने पहले बता रखा है। अब आते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा सर। क्वालिफिकेशन में 6 to 8 के लिए आपके पास सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में ट्रेनिंग होना चाहिए, ये दोनों है तो आप एलिजिबल है। अब बोलिएगा सर क्या 1 to 5 यानी जो DLED किया है क्या वो नहीं बनेगा? हाँ, जो B.Ed किया है वो तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, B.Ed वाला तो है ही है, लेकिन DLED वाला भी एलिजिबल हो सकता है 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए। कब? जब वो DLED वाला जो DLED किया हो और उसके बाद क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। मैंने क्या बोला ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग कॉल कर देते सीधा, पहले वीडियो देखिए। 6 to 8 में ग्रेजुएशन तो चाहिए ही और साथ में प्रशिक्षण चाहिए। प्रशिक्षण में जो B.Ed किए हैं वो तो एलिजिबल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो DLED वाला, जो DLED किए हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि 6 to 8 का हम भी शिक्षक बने तो DLED के साथ में उसको ग्रेजुएशन होना मांगता है। विदाउट ग्रेजुएशन वाले 6 to 8 का शिक्षक नहीं बन सकते हैं जो DLED किए हैं। और इन सभी के साथ में CTET तो मांगता ही है कि CTET आपका पास होना चाहिए या BTET हो, दोनों में से कुछ भी हो। समझ में आया? यही हो गया आपका योग्यता। चलिए एज बता दिए, योग्यता बता दिए नियोजन की प्रक्रिया में। अब चलते हैं अदर स्टेट वाले का फंडा। यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा, अदर स्टेट 5% आरक्षण। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें, गुड न्यूज, लेकिन अब आरक्षण खत्म हो चुका है। यानी बिहार में शिक्षक वही बन सकते हैं ये 7वें चरण में जो बिहार का मूल निवासी हो, अदर स्टेट वाला नहीं बनेगा। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं, अभ्यर्थी का कॉल आता है कि सर हम झारखंड से हैं लेकिन हमारा शादी बिहार में हुआ है, तो वो बन सकती है। कैसे? पति के आधार पे, चूँकि उसका पति बिहारी है, लेकिन एक शर्त ये भी है उसका पति का यहाँ मूल निवासी होना चाहिए, उसके आधार पे बनेगा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हम बिहार की बेटी है लेकिन शादी हो गया यूपी में, हमारा जो पति है मतलब वो जो है यूपी का एड्रेस वाला है, तो क्या वो बन सकता है? तो अभी इस पर हम नहीं बताएंगे चूँकि संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको हम विज्ञप्ति के बाद ये बताएंगे कि जो भी बिहार की बेटी है, अगर वो उसकी शादी यूपी में हो गया या झारखंड में हो गया और वहाँ के निवासी से शादी की, तो उसके बारे में भी हम नहीं बता पाएंगे, माफ़ी चाहते हैं, विज्ञप्ति आने के बाद बताएंगे। तो बिहार का शिक्षक वही बनेगा जो यहाँ का मूल निवासी होगा। अदर स्टेट का 5% जो आरक्षण था वो आप नहीं मिलेगा, अदर स्टेट वाला नहीं बनेगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट क्या है, यानी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि शिक्षक बहाली में डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा।
तो वो डॉक्यूमेंट का वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? आप जो वीडियो खोलते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है, चूँकि मेरे पास कॉल आता है ऐसे महिला अभ्यर्थी का कि सर डिस्क्रिप्शन क्या होता है। मान लीजिए जब यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में वीडियो यहाँ पर चला, यहाँ पे नौकरी तक के सब पढ़ा गए, आप देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके नीचे में ऐसे निशान होता है। जब वीडियो यहाँ ऐसे चलेगा मोबाइल के इसमें, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करने वाला होता है। इस जगह पे क्लिक कीजिएगा तो इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो वहीं पे आपको एक लिंक मिलेगा डॉक्यूमेंट वाला वीडियो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट कम से कम आपको 17 डॉक्यूमेंट लगेगा मिनिमम। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप डॉक्यूमेंट वाला आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नहीं तो वीडियो अभी लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम वो नहीं बताएंगे, आप वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा नीचे। लेकिन फिर भी छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको मैट्रिक, इंटर, डीएलएड वालों के लिए और बीएड वालों के लिए ग्रेजुएशन, बीएड, मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जो भी ये सब फलाना ठिकाना लगेगा। आधार कार्ड, फ़ोटो, ईमेल आईडी सब लगेगा। लेकिन अच्छे से अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। अब चलते हैं सर मेरिट कैसे बनता है। हम इस पर भी वीडियो बना चुके हैं। मेरिट कैसे बनता है भाई? मेरिट करने का मतलब कि 1 से 5वीं तक का जब शिक्षक बनेंगे आप तो इसका मेरिट कैसे बनता है, और 6 to 8 का जब शिक्षक बनेंगे तो इसका मेरिट कैसे बनेगा, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, यानी वीडियो जब चलेगा तो उसके नीचे में क्लिक कीजिएगा तो एक लिंक मिलेगा, उसमें मेरिट कैसे बनता है 1 से 5 और 6 to 8 वहाँ जाके देख लीजिएगा। हम माफ़ी चाहेंगे इसके लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतना बता देते हैं। 1 से 5वीं के लिए मैट्रिक प्लस इंटर प्लस ट्रेनिंग का भागा 3 कर दीजिएगा, और 6 to 8 में ग्रेजुएशन प्लस ट्रेनिंग भागा 2 कर दीजिएगा। और वेटेज वाला जो बात है वो हम सीटेट या बीटेट पास है, अगर वो जुटता है तो वो मिलेगा। हम सब बताए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, यहाँ ब्रीफ में बता दिए हैं। अब चलते हैं काउंसलिंग कैसे होगा। सबसे पहले ये जानिए, काउंसलिंग का बात जब भी आता है तो इस बार का जो बहाली होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा। कुछ महिला ये भी नहीं जानती है, उनको मैं बता दूं, कोई बात नहीं है। इस जो नौकरी तक का जो चैनल बनाने का जो मेरा अपना सपना था, इसीलिए है। 1 मिनट बैकग्राउंड में शायद बगल में बाजा बज रहा है, इसीलिए माफ़ी चाहेंगे, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, अब बेसिक समझिए। ऑफलाइन का मतलब हुआ कि छठा चरण में क्या होता था कि आप अलग अलग जिला में जाके और जहाँ तहाँ अपने अगल बगल जितने भी ब्लॉक है वहाँ जाके फॉर्म डालते थे। पंचायत से पंचायत जाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह आपका बहाली हो जाए। तो ऑफलाइन का मतलब ये हुआ कि हाथों हाथ फॉर्म जमा करना। लेकिन इस बार ऑफलाइन नहीं होगा, इस बार ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब होगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा। तो इसके बारे में भी वीडियो हम बना दिए हैं कि ऑनलाइन क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, सब जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अब चलते हैं काउंसलिंग। तो ऑनलाइन जब अप्लाई होगा फॉर्म, तो काउंसलिंग मतलब क्या, जो आपका मेधा अंक बनेगा, मेरिट बनेगा, उसके आधार पे आपको मोबाइल पे मैसेज जाएगा या ईमेल के माध्यम से कि आपका इस डेट को इस जगह पे काउंसलिंग है। यानी वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट को दिखाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप अगर डॉक्यूमेंट आप सही दिए तो आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं, अदरवाइज आप फर्जीवाड़ा केस में जेल भी जा सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी को मैं बता दूं कि अभी क्या हो रहा है कि गलत फलत ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए सीटेट का फर्जी डिग्री तक बना रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी सचेत रहें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 साल के लिए जेल जाएंगे। इस बार नियम टाइट है, इसीलिए गलत अदर स्टेट वाला भी फर्जी आवासीय न बनाएं, ठीक है। अब चलते हैं नियुक्ति। जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सभी जांच पड़ताल करने के बाद एक लेटर दिया जाएगा। जैसे आप मैट्रिक में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा कि आप यू आर सिलेक्टेड फॉर द 7वीं चरण शिक्षक बहाली। और उस दिन आपको बहुत खुशी होगा कि हम टीचर बन गए, हम शिक्षक बन गए। तो वैसे भी शिक्षक मेहनती होते हैं, तो उतना मेहनत करने के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलता है, तो तब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा आपको। तो नियुक्ति मिलेगा, और जैसे ही नियुक्ति मिलेगा तो उसमें लिखा होगा सभी कुछ कि आपका कौन सा विद्यालय आवंटन किया गया है, यानी किस विद्यालय में आप योगदान देंगे। तो उस विद्यालय में जाके आप ज्वाइनिंग करेंगे और वहाँ पे आप बनेंगे। तो यही आज जो हम बताए हैं कि नियोजन कैसे होता है, उसकी फुल प्रक्रिया क्या है, तो हम ये बताने का प्रयास किए हैं। और आशा करते हैं कि आपको
अच्छे से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और कोई भी त्रुटि हुआ होगा, शायद हमसे या बोलने में भूल गए हो, तो उसको इसके लिए क्षमा कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ पाए तो कॉल के माध्यम से, ये जो नंबर है 6207257373, सुबह 9 बजे से लेके दिन के 1 बजे तक कॉल कीजिए, और फिर 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक कॉल कीजिए। आपको हमारा कॉलिंग टीम है, वो नहीं तो हम उठा लेंगे, हम नहीं तो हमारा स्टाफ उठा लेगा आपको, ठीक है। तो यही है नियोजन की सारी प्रक्रिया। तो आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और बी पॉजिटिव रहिए। बहुत यूट्यूब देखने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखिए, हम ये नहीं कहते मेरा चैनल देखिए, नहीं, हमसे कोई अच्छा बताता है तो उसका भी देखिए, लेकिन सही न्यूज़ को देखिए। आप कहिएगा सर सही न्यूज़ कैसे जानेंगे कि वो सही बोल रहा है, आप गलत बोल रहे हैं, या आप सही बोलते हैं वो गलत बोलता है? तो सर सबसे पहले उसी को आप सही मानिए जो खुद शिक्षक हो, वो उसके बारे में जानता हो। ऐसा नहीं हो कि वो खुद अभ्यर्थी हो। तो वैसे लोग का चैनल आप लोग खुद रिसर्च कीजिए, आप खुद अच्छे बुरे का पता कर सकते हैं, चूँकि एक आप एडुकेटेड है, शिक्षित है, ठीक है। चूँकि आप साक्षर नहीं बल्कि शिक्षित हो गए, तो आप समझदार भी हैं। चलिए आज के इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।